नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जब बिहार के दूसरे दौर के मतदान खत्म होने के बाद देश के सभी चैनल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि उसी के समानांतर हम जमीनी हकीकत समझने की कोशिश करें, पत्रकारों के साथ जिन्होंने पूरे मतदान को लगातार मॉनिटर किया है, अलग-अलग क्षेत्रों के तमाम कार्यकर्ताओं से वो लगातार संपर्क में रहे हैं। उनके ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि हम समझें कि क्या है रुझान 122 सीटों पर 121 का हम समझ चुके हैं, 122 और ये 122 ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार इन्हीं 122 सीटों ने बिहार में किसकी सरकार होगी, ये तय किया था। तो मनीष आनंद को लाइए फटाफट। मनीष आनंद को लाइए, स्वागत है मनीष आपका। भाऊ साथ में है, भाऊ स्वागत है। और राजेश्वर को भी जोड़िए, मोतिहारी चंपारण का इलाका, उधर की रिपोर्ट राजेश्वर देंगे, तो राजेश्वर को भी जोड़िए, फटाफट उनको भी ले आइए। मैं मनीष से शुरू करता हूं क्योंकि मनीष के पास पूरे इलाके की करीब-करीब खबर है। मनीष, सीमांचल से लेकर के चंपारण तक और गया के इलाके तक मतदान हुआ है आज। आपके पास जो भी है, मैं स्पेसिफिक पूछने से अच्छा है कि जिसके पास खजाना है हम उसको उसके हवाले कर दें कि आप अपने हिसाब से बताइए, गया में, चंपारण में, सीमांचल में, किशनगंज, अररिया, कहाँ क्या रहा है? मतदान का जो रुझान है वो कैसा रहा है? कहाँ टफ फाइट है, कहाँ स्लाइटली किसी तरफ झुका हुआ है? अच्छा, अब हम खुल के बोल सकते हैं कि किस सीट पर किधर झुकाव है, किधर जा सकती है। अब कोई इशारे की जरूरत नहीं है, खुल करके, क्योंकि मतदान खत्म हो चुका है। तो कहां पर किस सीट पर कौन मजबूत है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ओपन, बिल्कुल खुला बोल दी। देखिए आशीष, रिपोर्ट्स तो यही बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कि कांटे का मुकाबला है और वहां जीत हार का परिणाम बहुत कम वोटों से हो सकता है। लेकिन एनडीए जो दूसरे चरण में वो कहां मुझे लूज करती हुई नजर आ रही है, तो जो चंपारण का इलाका है, वो जहां जो चंपारण एक तरीके से कहा जाए तो एनडीए का गढ़ है, खासतौर पे बीजेपी का गढ़ है। वहां 2-3 सीटें ऐसी फंसी हुई हैं जहां पे जिससे एनडीए को नुकसान हो सकता है। जो आपके पॉकेट्स हैं, अगर वहां आपके 2-3 सीट लूज हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको उस रेस में थोड़े से पिछड़ कर नजर आ रहे हैं। एक शिवहर की सीट है और वहां वो एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम बहुल भी सीट रही है, वहां से मुस्लिम उम्मीदवार जीतते रहे हैं। वहां पर पवन जायसवाल बीजेपी के विधायक हैं और वहां बताया जा रहा है कि वहां पर जो है अपने तौर पे हिंदू मुस्लिम करने की बहुत सारी कोशिशें की गई। वहां जो पूर्व विधायक थे वो भी वहां पर वहां पर चुनाव मैदान में उतरे हैं बीएसपी से। तो अपने तौर पे जो मुस्लिम के पूर्व विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया, तो वो निर्दलीय बन के माफ करिएगा बीएसपी से चुनाव वहां पर लड़े। वो फैक्टर बनने की कोशिश की, लेकिन पवन जायसवाल जिसका एक तरीके से कहा जाए कि शिवहर में वहां पर अच्छा खासा प्रभाव रहा है, उनको वहां माना था कि वहां राजपूत और ब्राह्मण वोटर, दो वोटरों की नाराजगी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और दूसरी सीट जो कि चिराग पासवान के लिए बहुत अलार्मिंग है, वो है कि उनके सबसे प्रिय राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनकी सीट गोविंदगंज, जिस गोविंदगंज के लिए बीजेपी से उनकी लड़ाई हुई, ब्रह्मपुर गोविंदगंज की सीट के लिए, वहां राजू तिवारी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां पर जो महागठबंधन ने जो उम्मीदवार दिया वो भूमियार जाति से दिया और उसका फायदा अब माना जा रहा है कि वहां पर गोविंदगंज में हुआ है और उस गोविंदगंज में भूमियार कैंडिडेट देने की वजह से वहां पर भूमियारों का वोट महागठबंधन को गया है। तो यह बताता है कि कुछ सीटों पर जहां पर कैंडिडेट के तौर पे अपने तौर पे हम कह सकते हैं कि प्रयोग किया गया, वहां कुछ फायदा हुआ। कुछ सीटें जहां पर हमें लगता है कि आखिरी वक्त में बहुत कुछ बदला, जैसे कटिहार में जहां तारकिशोर की सीट मानी जा रही थी कि वहां तारकिशोर की सीट फंस जाएगी, वहां पर
वीआईपी पार्टी ने जो बीजेपी के एमएलसी हैं अशोक अग्रवाल, उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतारा। तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनकी सीट पूरी तरीके से फंसी हुई थी, शुरू से फंसी हुई थी। ये ऐसी सीट थी जो बीजेपी का अवैध किला है। लेकिन आखिरी वक्त में क्या बदला? आखिरी वक्त में यह बदला कि तारकिशोर प्रसाद की पत्नी जो है वो कटिहार की मेयर है। तारकिशोर प्रसाद खुद बीजेपी के एमएलसी हैं, उनके बेटे वहां बढ़त बना चुके थे। माफ करिएगा, सॉरी, जो वीआईपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उनके पिता बीजेपी के एमएलसी हैं अशोक अग्रवाल, उनकी मां कटिहार से मेयर हैं। तो आखिरी वक्त में यह बदला, जो तारकिशोर के साथ पिछड़ रहे थे, आखिरी वक्त में यह हुआ कि अगर अशोक अग्रवाल खुद एमएलसी, उनकी पत्नी मेयर, बेटा वीआईपी से उम्मीदवार यानी महागठबंधन से उम्मीदवार जो बढ़त बनाया हुआ था, आखिरी वक्त में यह बदला कि अगर ये मेयर भी इनके परिवार से, विधान पार्षद भी इनके परिवार से और विधायक भी इनके परिवार से हो जाएगा, तब तो पूरे कटिहार पे इनका कब्जा हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा? तो यहां तारकिशोर प्रसाद जो पिछड़ रहे थे, आखिरी वक्त में उनका पिछड़ना कम हुआ। हालांकि सीट अभी भी फंसा हुआ, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि तारकिशोर प्रसाद जीत रहे हैं, लेकिन वहां पर तारकिशोर प्रसाद को फायदा हुआ। दूसरा जो नुकसान होते होते आशीष रह गया, वो आपको नुकसान होते हुए रह गया जो कदवा की सीट है कटिहार में, जहां पर शकील अहमद खान उम्मीदवार थे। वहां पर कई मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया गया वोट काटने के लिए, लेकिन वहां पर एक पुल की मांग बहुत दिनों से हो रही थी। उस पुल को लेकर एक तरीके से वोट बहिष्कार हो गया और यह मैसेज गया कि कदवा में शकील अहमद खान जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, वो चुनाव, और यह भी मैसेज गया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो शकील अहमद खान उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो जब यह मैसेज गया तो आखिरी वोट वक्त में वहां पर वोट करने के लिए लोग आए और लंबी कतारें, मतलब वोटिंग खत्म होने से 1 घंटे पहले वहां पर लंबी लाइन लग गई, जहां पर सन्नाटा था वहां लाइन लग गई। तो ये मैसेज जब कन्वे हुआ, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग मैसेज कन्वे हुआ, इसलिए मुझे आशीष लगता है कि यहाँ पर इस बार बिहार में कई सीटों पर सीट बाय सीट चुनाव हो रहा है। सीट बाय सीट चुनाव का मतलब अलग अलग मुद्दे, अलग अलग फैक्टर काम कर रहे हैं। कहीं जाति का फैक्टर काम कर रहा है, कहीं कुछ और फैक्टर काम कर रहा है। इस हिसाब से अब देखिए कि एक मनीष कश्यप थे सोशल मीडिया के स्टार, कहीं वो रेस में नजर नहीं आए, कहीं रेस में नहीं आशीष वो कहीं। और ये समझना होगा कि सोशल मीडिया में आपका जो है वो और चुनाव मैदान दोनों में बहुत ज्यादा, आप सोशल मीडिया में बहुत लोकप्रिय हो, लेकिन चुनाव मैदान में आप लोकप्रिय होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए गया में जो प्रेम कुमार है, उनकी सीट खुद फंसी हुई है, क्योंकि 8 बार से वो लगातार विधायक है, उनके खिलाफ नाराजगी है। माना ये जैसे नंद किशोर यादव का टिकट कटा, वैसे प्रेम कुमार का भी टिकट कटना चाहिए था, लेकिन नहीं कटा। लेकिन इस बार वहां पर नंद किशोर यादव की सीट फंसी हुई है, माफ करिएगा, प्रेम कुमार की सीट फंसी हुई है। दूसरा जो बोध गया है, बोध गया में सरबजीत जो आरजेडी के विधायक हैं, वर्तमान में भी विधायक है, वहां पर हम पार्टी के जो एक प्रवक्ता थे, एक नेता थे, वो जीतन राम मांझी जीतन राम मांझी की पार्टी से बगावत करके निर्दलीय खड़े हो गए। तो उसका फायदा सरबजीत को हुआ, जो हम कह सकते हैं बोध गया का भी इलाका एक शहरी सीट है जो कि आरजेडी जीते वहां, और इत्तेफाक से आशीष उनको कड़ाही छापी सिंबल मिल गया जो हम पार्टी का सिंबल है। और इस बार आपने देखा हुआ कई बार इस तरह की चीजें हुई हैं, जैसे कि शिवदीप लांडे जो है, जो आईपीएस रह चुके हैं, वो भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे चिर प्रसिद्ध सिंबल उनको मिल गए जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का सिंबल है। तो ये कई बार सिंबलों के वजह से भी बहुत सारी सीटों पर बहुत सारा, अब देखें यहाँ पर उनको कड़ाही मिल गया, तो जो बोध गया का इलाका जो जीतन राम मांझी का क्षेत्र है, वहां पर उनके पार्टी को क्या लग रहा है कि ये हम पार्टी का सिंबल है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं वहां आरजेडी का हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर सीट पर अपने तरीके से रहा। जीतन राम मांझी की समधन इस बार चुनाव मैदान में है, बहू फिर चुनाव मैदान में है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार समधन की डगर थोड़ी सी कमजोर पड़ी है। और कई सीटों पर आशीष ऐसा लग रहा है कि
जो है वो महागठबंधन थोड़ी सी बढ़त बनाती है, और एनडीए का जो मतलब एक तरीके से अभेद किला हम जिसको कह सकते हैं, उसमें बहुत हद तक सेंधमारी हुई है। और कुछ सीटों पर जो सिलेक्शन है, कैंडिडेट सिलेक्शन है, वो मुझे लगता है कि बहुत हद तक खराब रहा। जैसे कि जमुई सीट पर श्रेयसी सिंह को मैं कहूंगा कि एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया गया, कोई मुकाबला ही वहां श्रेयसी सिंह से का नहीं रहा। वहां आरजेडी के जो जयप्रकाश नारायण यादव है, जो उनके महासचिव भी हैं, जो सांसद रह चुके हैं, उनके भाई विजय प्रकाश वहां से चुनाव लड़ा करते थे। जमुई से वो विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार जयप्रकाश नारायण यादव के विजय प्रकाश का टिकट काट के एक मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया गया, और वहां पर हिंदू मुस्लिम हो गया जमुई में, और उसका सीधा फायदा हो गया श्रेयसी सिंह को। तो जहां इस तरह के जो हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट्स बनाने वाली बात है, वो जहां भी बना है वहां पर एनडीए को फायदा हुआ है। लेकिन कुछ जगह कल अलग अलग वजहों से हुआ है, और जो सीमांचल की बात हम लोग दोपहर में भी कर रहे थे, उस सीमांचल में इस बार ओवैसी का वो सिक्का नहीं चला है जो पिछले चुनाव में ओवैसी चलाए थे। प्रशांत किशोर का भी वो दमखम दूसरे फेज में नहीं दिखा है। पहले फेज में वो फैक्टर बने हैं आशीष, लेकिन मुझे लगता है कि पब्लिक के बीच में, आम लोगों के बीच में धीरे धीरे चीजें जब हटने लगती हैं परत दर परत, तो उसका असर पड़ता है। तो जैसे ओवैसी का फैक्टर सीमांचल में कम हुआ, कुछ सीटों पर वो फाइट में नजर आए, लेकिन चुनाव उनके इस बार 4-5 विधायक आ जाएंगे, इसकी कहीं कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, जैसे प्रशांत किशोर के आ जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर आशीष मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वहां पर काम आया है। और कई कई सीटों जो महागठबंधन के अवैध किला रहे हैं वहां पर, माफ करिएगा, एनडीए के जो अवैध किला रहे हैं वहां पर सेंधमारी हुई। और बहुत सारी सीटें में, पूर्णिया में, कटिहार में, बहुत सारी सीटों पर बहुत नजदीकी मुकाबला हमको लगता है कि देखने को मिलेगा। चलिए, नजदीकी मुकाबला वाला जो मामला है ना, नजदीकी मुकाबले में फिर प्रशासन, ज्ञानेश के जिला निर्वाचन अधिकारी, इन सब की भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब नतीजा कौन लाएगा, ज्ञानेश लाएंगे या बिहार की जनता लाएगी, ये इस पर भी हमें नजर रखनी होगी। लेकिन मैं भाऊ के पास जो सवाल समझना चाहता हूँ, 2-3 पॉइंट जो बड़ा महत्वपूर्ण जो मुझे लगा, सीट वाइज तो एक एक सीट की बात करने के बजाय हम 122 को एक साथ अगर देखें कि ओवैसी फैक्टर कमजोर होना, अगर ओवैसी फैक्टर कमजोर हो रहा है तो उसका सीधा लाभ महागठबंधन को है। पहला, क्योंकि ये सीमांचल और कोसी का इलाका, पिछली बार अच्छी बढ़त यहां पर एनडीए को मिली थी, तो एक तो उससे जो है महागठबंधन को फायदा। दूसरी बात, अगर पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज में प्रशांत किशोर का फैक्टर कमजोर पड़ा है, तो इसको भी समझना होगा, पहले फैक्टर में प्रशांत किशोर के प्रत्याशी एनडीए को डैमेज करने वाले थे। सेकेंड फेज में, इस फेज में अगर प्रशांत किशोर मजबूत दिखते तो वो महागठबंधन को डैमेज करते, क्योंकि इस फेज में तमाम मुस्लिम प्रत्याशी थे। इस फेज में महागठबंधन के वोट बैंक पर जो है उनका टारगेट होता। अगर इस फेज में नहीं कमजोर पड़े प्रशांत किशोर, तो ये दोनों फैक्टर मुझे महागठबंधन को फायदा पहुंचाते नजर आते हैं। बाबू देखिए, बाय एंड लार्ज यदि आपने पिछले कुछ इलेक्शंस का यदि आपने एनालिसिस किया, खासकर अल्पसंख्यक मतदान का, मतलब मुस्लिम मतदाताओं का, तो मुस्लिम मतदाताओं को ये बात समझ में आ गया, चाहे वो आंध्रा में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, मध्य प्रदेश में कुछ पैकेट है उनके, या फिर बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इनमें, और उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा में भी ये प्रमुख था कि दिखाई दिया कि मुस्लिम वोटर ये समझ गया है कि वो डिवाइड नहीं होना चाहता। यदि वो डिवाइड होता है किसी भी फैक्टर को लेके, तो उसका सारा फायदा जाता है बीजेपी को। तो बाय एंड लार्ज, जैसा पिछली बार यदि आज इतना अच्छा प्रदर्शन किया है अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश कहते भी है कि हमने प्रदर्शन किया, लेकिन आप भी जानते हैं कि अखिलेश का लोकसभा में पहले टाइप था ही नहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के साथ। लेकिन जब मुस्लिम मतदाताओं का रुझान उसने देखा कि वो इकट्ठा यदि कांग्रेस के साथ चले जाएंगे तो ये बीजेपी एडवांटेज चले जाएगा, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ तुरंत टाइप किया। जब उनका अजीत सिंह वाला फैक्टर अलग हो गया, उसके बाद उन्होंने तुरंत टाइप किया कांग्रेस से, और नतीजा आपके सामने है। तो ये मुस्लिम मतदाता जो है कंसोलिडेट होता है, ये आपको तेलंगाना में भी दिखाई दिया। ये सीमांचल में बहुत पहले से, मनीष ने भी इसके पहले 1-2 प्रोग्राम में किया, हमारे पास भी जो लगातार रिपोर्ट्स आती थी, ये कह रही थी
कि मुस्लिम मतदाता बिल्कुल स्ट्रेट विद दे हैव डिसाइडेड कि दे विल गो विथ कांग्रेस। यदि वो कांग्रेस के साथ जाता है तो वो आरजेडी के साथ भी जाता है। आरजेडी के साथ वैसा भी बिहार का एमवाई फैक्टर तो एक चल ही रहा था, उसके बाद कांग्रेस का साथ में जाना ये एडेड वैल्यू हो गया। तो ओएसी, और मैं बार बार कहता हूं कि ओएसी का जो मुस्लिम इंपैक्ट है, पिछली बार जो उनको 5 सीटें मिली थी वो ओएसी के मतलब ओएसी के फॉलोअर नहीं थे, वो दमदार उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने ओएसी से टिकट ले लिया। फर्क कितना हुआ, क्योंकि ओएसी की मार जो है वो हैदराबाद से लेके मराठवाड़ा तक है, महाराष्ट्र के जो पुराना निजाम है, उस निजाम का मुसलमान नॉर्थ इंडिया के मुसलमान से अलग ही बिहेव करता है। तो आपको हैदराबाद से लेके जो पुराना औरंगाबाद है महाराष्ट्र का, जो अभी जिसको ये कहते हैं मतलब छत्रपति संभाजी नगर, वहां से लेके नांदेड़ तक जो पुराना निजाम का एरिया था, वही आपको इम्पैक्ट मिलेगा ओएसी का। बाकी जगह ओएसी ये मत कटाऊ या बीजेपी का हेल्पर के रूप में ही माना जाता है, और ये सब दूर अब ये घोषित हो जाएगा। लेकिन अब मुस्लिम मतदाता जब इसको समझने लगेंगे तो ओएसी की ये दुकान धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसा आसाम का मुसलमान है, आसाम का मुसलमान ना वो उत्तर प्रदेश के मुसलमान से डिक्टेट होता है, ना दिल्ली के डिक्टेट होता है, ना हैदराबाद के मुसलमान से डिक्टेट होता है, उसका बिहेवियर अपना एक अलग है आसाम के मुसलमान का। तो आप उसका एक वोटिंग पैटर्न देखिए। तो ओएसी फैक्टर जाना कोई मुझे ज्यादा आश्चर्य नहीं लगता। लेकिन एक मनीष ने एक बात कही कढ़ाई वाली, ये फैक्टर जो है, ये चुनाव आयोग एक नया एक खेल खेल रहा है कि सिमिलर सिंबल देता है वो, जिससे कटान हो जाए। महाराष्ट्र में लोकसभा में बीजेपी को कम से कम 3 सीटें, मतलब 9 में से भी 3 सीटें ऐसी है बीजेपी की जो उनको मात्र सिंबल के चक्कर में मिल गई। क्योंकि जो एनसीपी का गढ़ था, जो एनसीपी की मजबूत सीट थी सातारा, वहां पे क्योंकि सिंबल चला गया था घड़ी वाला शरद पवार से, तो शरद पवार को तुतारी करके एक सिंबल मिला था। इन्होंने एक इंडिपेंडेंट को भी सिंबल दे दिया, पिपाणी। पिपाणी और तुतारी आइडेंटिकल होने की वजह से जो पिपाणी वाले ने, जिसकी 100-200 वोट की औकात नहीं थी, वो 80-80, 90-90 हजार वोट लेके गया और मात्र 8-10 हजार से बीजेपी जीत गई वहां से। तो उसके बाद विधानसभा में बाकायदा शरद पवार ने पूरा डाटा के साथ रिक्वेस्ट की, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा नहीं, हम तो ये सिंबल लोग विधानसभा में बरकरार रखेंगे, क्योंकि दैट इज हेल्प बीजेपी। ऐसा ही कढ़ाई का जो सिंबल है, ये जानते हुए कि कढ़ाई आपने एक लोकल मतलब स्टेट पॉलिटिकल पार्टी को दिया हुआ है, सिंबलों की कमी थी क्या देश में? लेकिन कढ़ाई मिलती है, ये भी एक स्ट्रेटेजी का पॉइंट है। चुनाव आयोग यदि आपके गोद में बैठा हुआ है तो आप ये भी एडवांटेज ले सकते हैं चुनाव आयोग से। ये जो महाराष्ट्र में उन्होंने तुतारी और पिपाणी का प्रयोग किया, यही मुझे लगता है कढ़ाई का भी प्रयोग इन्होंने यहाँ किया। जो आप जहां 2-2, 3-3 सीटों का मारामारी है, वहां 1-2-3 सीट भी गड़बड़ हो जाए उसमें, तो भी एक एडवांटेज ही है। राजेशों से भाऊ समझते हैं, ये तो लगातार ये भी संपर्क में पूरे दिन रहे अलग अलग इलाकों में, और अपना इलाका भी देख ही रहे थे। क्या राजेश्वर भाई, क्या है अपडेट? अब तो खुल के बता सकते हैं कि किस सीट पर कौन भारी है कौन हल्का है। अब तो बाध्यता खत्म हो गई कि इशारे में कर रहे हैं हम कि परिवर्तन चाह रहे हैं कि कंटिन्यूटी चाह रहे हैं। अब तो खुल के एनडीए कहाँ जीत रही, कहाँ महागठबंधन। नहीं, बिल्कुल। ये हमारा जो चंपारण रीजन है, इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जो महागठबंधन है वो पहले से ज्यादा मतलब प्रोग्रेस करेगी, उसकी सीटें पहले से ज्यादा बढ़ेंगी यहाँ पे, ये है उसका एक कारण। तो ये भी है कि जो सरकार है या इलेक्शन कमीशन जो है और उसके द्वारा जो डिप्लॉयड लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उन लोगों का बहुत ज्यादा वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, छापा मारना वगैरह ये सब पूरा जम के चल रहा है, तो ये सहानुभूति भी उन लोगों के साथ मिल रही है। पैसे बांटने को लेकर बहुत लोग पकड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष ने पैसा नहीं बांटा है, खूब बांटा है, लेकिन उनपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनपे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ठीक है, तो ये जनता ये देख रही थी कि भाई किसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, और जो योजनाएं हैं,
जो तेजस्वी ने बताया है, जो कांग्रेस ने बोला है, महागठबंधन ने, उसका लाभ मिल रहा है। ये है कि भाई नीतीश जी ने जो महिलाओं को दिया है जो पैसा 10-10 हजार रुपए का, एक तरह से सामाजिक रूप से ये कहा जा रहा है कि ये ब्राइब है, ठीक है, उसका प्रभाव था। लेकिन तेजस्वी की जो योजनाएं हैं या जो महागठबंधन ने बोला है कि हम लोग आगे क्या करेंगे, हर घर को नौकरी देंगे, कैसे देंगे या नहीं देंगे वो बात की बात है, लेकिन उसका भी एक इम्पैक्ट है, ठीक है। तो पिछली बार जो 10-12 हजार मात्र पूरे बिहार में वोटों से महागठबंधन जो हारी थी, तो हो सकता है इस बार परिणाम कुछ अलग आए, ये हो सकता है इस सीट रीजन में। वाइज देख, सीट वाइज कुछ जैसे एक लोग शिवहर, बात कर रहे थे आप मोतिहारी। लोग, ओवैसी का फैक्टर यहाँ काम नहीं कर रहा है। ओवैसी का फैक्टर हमारे यहाँ भी काम, इस बार कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है। हाँ, इतना तय है कि ओवैसी की जो वोटें, ओवैसी को जो वोट मिल रहे थे, तो वो उसमें से बहुत सारा जो चंक है वो जनसुराज ले जाएगा, तो इसका फायदा उधर होगा, इसका फायदा यहाँ महागठबंधन को होगा। लेकिन ओवैसी को इस रीजन में, मतलब उत्तर बिहार में उनको ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, वोट भी बहुत ज्यादा उनको नहीं मिलेगा, ये है। तो दरअसल उनका जो काम है वो जनता यहाँ और वोटर्स है वो समझते हैं कि ओवैसी को क्यों लाया गया, वो किनके टीम है, वो किनके लिए काम करते हैं, किस एरिया में उनका ज्यादा काम है, तो इसलिए ओवैसी फैक्टर तो इस बार कुछ नहीं होगा। हाँ, ये है कि प्रशांत किशोर का फैक्टर थोड़ा सा काम करेगा, लेकिन वो जो वोट काट रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा वोट एनडीए का काट रहे हैं, उसमें ब्राह्मण लोगों का वोट उन्होंने बहुत ज्यादा काटा है। फॉरवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो उनको अपने एक नेता के रूप में देख रहे हैं, तो वो वोट कटेगा। लेकिन महागठबंधन का जो वोट है वो इंटैक्ट है, वो जहां है वहां है, उसमें बिल्कुल नहीं हिला है, ये मैं बड़े तो सीट, विश्वास के साथ कह रहा हूँ। राजेश्वर भाई, मैं सीट पे थोड़ा जानना चाहता हूं कि 2-4-5 सीटें जिन पर आपकी बिल्कुल पैनी नजर थी, जो आपके बिल्कुल रीच में थे, उन सीटों पर मोतिहारी, शिवहर, वो आनंद मोहन के बेटे की सीट, कौन सी सीट थी, वो सारा थोड़ा नवीनगर। क्या है सीट वाइज? नहीं, देखिए मोतिहारी सीट तो 100% महागठबंधन के खाते में जाएगी, ये तय है। इधर हाँ। चंपारण में ही, पूर्वी चंपारण में ये कल्याणपुर सीट है, वो भी महागठबंधन के खाते में जाएगी, यह भी तय है, मतलब लग रहा है अभी तो। इधर एक पश्चिमी चंपारण में जो है चनपटिया विधानसभा, जहां से मनीष कश्यप भी लड़ रहा है, लेकिन वहां पे कांग्रेस की जो सीट है उससे अभिषेक रंजन है, उनका भी मिलना तय है। गोविंदगंज एक सीट है, तो उसके जो प्रत्याशी हैं गप्पू राय, तो उधर हम लोगों ने बात की है। वो दरअसल राजन तिवारी जो है एक बाहुबली माने जाते हैं, उनके बड़े भाई वो लड़ रहे हैं, वो भी सीट लग रहा है कि कांग्रेस को मिल जाएगा, जो हमें जानकारी मिली है, जो लोगों ने बताया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से मिल जाएगा, फ्रीली मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़े बहुत वोटों का अंतर रहेगा। हाँ, इतना तय है कि मोतिहारी में जो जीत है गठबंधन की, वो जबरदस्त जीत होगी। उसका कारण क्या है कि उस आदमी को सिंपैथी भी बहुत मिला है, रात कई दर्जन जगह पे छापे पड़े हैं उस आदमी पर, ठीक है, और बहुत जगह मिले हैं, तो लोगों में ये बात चली गई है, खास करके जो गरीब हैं, किसान हैं, उनके बीच ये बात चली गई है कि भाई एक आदमी है जो अपने बल पे खड़ा हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सारे दूध के धुले हैं और जो एनडीए वाले प्रत्याशी हैं या जो उनके ऊपर के लोग हैं वो कुछ नहीं करते, बस संत महात्मा की तरह रहते हैं कि नहीं भाई वोट जिसको देना है दो, मत दो, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। हर तरह का काम, खिलाना पिलाना सब कुछ होता है, जम के होता है, पैसे भी बचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ जगह पकड़े भी गए लोग, पुलिस पे दबाव भी बनाया है लोगों ने कि नहीं भाई आप एक तरफा काम कर रहे हैं, ये भी वीडियो देखने को मिला है, 1-2 वीडियो मैंने शेयर किया है, आप मेरे फेसबुक पे देख सकते हैं। खास, अच्छा उसमें क्या है कि जो भाजपा के जो वोटर्स हैं जो खूब जम के दे रहे थे, मैं तो कास्ट का भी नाम ले सकता हूँ, तेली वोट जो है यहाँ भाजपा के पक्ष में पूरा जाता था, कुशवाहा अर्थात कोयरी वोट जो भाजपा के पक्ष में जाता था, वैसे वोट ये सब बट गए हैं, कम से कम 30% 40% लोग उधर चले गए हैं, क्योंकि भाजपा ने जो ओबीसी समुदाय के लोग हैं, ईबीसी है, उनको टिकट बहुत बढ़िया से नहीं दिया है, नीतीश कुमार ने दिया है, और नीतीश कुमार को इसका फायदा भी मिलते हुए दिख रहा है, लेकिन भाजपा ने नहीं दिया। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा की जो चुनावी चालाकियां होती हैं खूब हर बार, वो
थोड़ा सा इस बार दिखेगा नहीं, परिणाम में परिणत वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि समझ गए हैं लोग। ऐसे भी ये बिहार है, यहाँ लोग राजनीतिक रूप से तमाम लोग से बहुत लोग जो है वोटर्स हैं वो मजबूत हैं, उनके पास ये समझदारी होती है, तो वो चलेगा नहीं, चलने नहीं दिया है लोगों ने। शाम में जब मैं घूम के आ रहा था कई जगह से, देखा कि भाई उनके जो लोग हैं उनके चेहरों पे मायूसी थी। मतलब अब 20-10 विधानसभाओं में तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन जो एडजॉइनिंग है, अगल बगल में है, मेरा जो क्षेत्र है, मैं मोतिहारी में हूँ, तो वहां शहर में भी मैंने देखा है, गांव में भी देखा है। लेकिन इस बात का है कि नहीं, तबाह करने वाली जो नीति है, एक एक एमपी के यहाँ 6 सीटें होती है, 10 सीटें होती है, हमारे यहाँ 12 सीट है, बगल में 9 है, तो एमपी लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो ये है, लोगों ने धक्का बता दिया है कि नहीं, हम अपने से, तो जनता खुद से लड़ रही है। मतलब रिजल्ट क्या होगा नहीं मैं बता सकता, लेकिन जनता इलेक्शन खुद लड़ ली है, कम से कम इन 2 दिनों में। 2 दिनों में क्या होता है कि भाजपा के लोग नीचे बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भाजपा और कम्युनिस्ट मतलब लेफ्ट के माले वाले लोग, कोई इतना मेहनत नहीं करता, लेकिन इस बार सबने मेहनत किया है, जनता खुद मेहनत कर रही है, वोटर्स खुद मेहनत कर रहे हैं, ये मैंने भी देखा है। कल भी शायद आप लोग प्रोग्राम करेंगे तो मैं और भी कुछ बताऊंगा, डाटा वाटा ले लूंगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है सभी जगह। अचानक हर, अगर जो विधानसभा क्षेत्र है, अगर उसमें 5-6 लोगों से 10 बात कीजिएगा निष्पक्षता से, तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि कोई किसी का आदमी होगा तो बोल देगा, बोलने में क्या जाता है, इसलिए कम से कम 4-5 लोगों से बात होती है, तब वो संभव हो पाता है। तो मोतिहारी में तो मैंने खूब देखा है, बात किया है, तो जो लोग पहले जम के रहते थे भाजपा के साथ, उन लोगों ने भी मना कर दिया। जातीयता जो है यहाँ खूब है, हमने अपने यहाँ देखा है कि एक कैंडिडेट है जो बहुत मार्वेलस कैंडिडेट है, वो भूमिहार है, जेडीयू के साथ था, उसको लोगों ने, भूमिहार लोगों ने खूब वोट दिया है। फिर एक डॉक्टर अतुल कुमार है जनसुराज के, ऐसे वो भाजपा के ही हैं, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जब खत्म होने वाला था, तब उनको टिकट दिया इन्होंने, प्रशांत किशोर ने। ये माना जा रहा है कि भाई मतलब बहुत पैसे वाले हैं भी, उनको दिया है। तो कायस्थ समाज जो है उनके लिए पटना से भी लोगों ने भाई उनको वोट दीजिए, कि हम लोग जो कायस्थ लोग हैं वो आजादी के बाद बहुत सारा हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, सोशल कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल इकोनॉमी में राजेंद्र बाबू रहे हैं, जेपी रहे हैं, सब लोग रहे हैं, लेकिन आपने हमारी सीटें 2 कर दी, जबकि कायस्थ का वोट 100%, 90% भाजपा को जाता था, तो वो नहीं रहा है। तो वो नाराजगी है कि चाहे जितना वोट मिले, हमारा मिलेगा, हमारा है, हम लोग देंगे। तो अंदर तो कोई किसी की छुपा हुआ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग व्यक्तिगत बातचीत में या कटाक्ष में या व्यंग में बता रहे हैं कि चुपचाप फूल छाप, मतलब उधर देना नहीं है, इधर देना है, ये चल पड़ा है। मैंने उस समय भी बताया था आपको। तो कायस्थ लोग भी वोट नहीं दे रहे हैं, पहली बात, कुशवाहा लोग वोट नहीं दे रहे हैं उनको, दूसरी बात, तीसरी बात, वैश्य का बहुत बड़ा चंक है, तो वो लोग भी वोट नहीं दे रहे, बल्कि उसमें बट गया है, मतलब 40-60 या 55-45 जो है वो हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट तो होगा। हाँ, अब ये है कि नीतीश कुमार इसमें से खुद को बचा ले गए, जहां तक मेरी समझदारी है, जो लोगों से बात करके मुझे लगता है, महिलाओं को अपने पक्ष में नीतीश कुमार ने कर लिया है, और नीतीश कुमार भी इसमें खेला कर रहे हैं, खूब जम के खेला किया है उन्होंने भाजपा के खिलाफ, क्योंकि जेडीयू वाले भी कई बार आरजेडी का प्रचार करते हुए मिले हैं, देखे हैं, हम लोगों से भी मुलाकात हुई है, तो क्या कहिएगा उसका। भाजपा के लोग, संघ वाले लोग भी महागठबंधन के कई उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं, मैं आपको ये न्यूज बता रहा हूँ। संघ वाले बहुत सारे लोग जो ओबीसी के हैं, कायस्थ समाज के हैं, वो लोग नहीं दे रहे हैं वोट इनको, भाजपा को। हमारे यहाँ देखा है मैंने, वो लोग दे रहे हैं, क्योंकि आप एक ही को बार बार थोपेंगे तो नहीं चलेगा। यहाँ जातीय भावनाएं आहत हो जाती है कि भाई एक जाति को 5 बार दिया, उसको 2 बार देके निपटा देते हैं, तो 3 बार दूसरी जातियों का तो हो जाता ना, आपने क्यों नहीं दिया उन लोगों को। उनका वैलिड रीजन है, क्योंकि जो सहायता है, पार्टी की सहायता जो लोग करते हैं, वोट देते हैं, वो ये सभी जातियां देती हैं, और रिप्रेजेंटेशन आप एक जाति को दे रहे हैं, वो भी कैंडिडेट आपका मजबूत नहीं है, मजबूत की विधानसभा में बहुत ज्यादा आवाज उठाए, जमीन पे कुछ काम करवा ले, नहीं, ये सभी लोग काम, मोदी जी के काम को ही अपना काम बता देते हैं कि हमने किया है, और जो एमपी साहब है उनके काम को लोग अपना बता देते हैं। तो लोग अब इतने मूर्ख नहीं है, मध्यकालीन समाज में लोग नहीं रह रहे हैं, हर घर में पड़ा हुआ है, आदमी अंगूठा टेक भी है ना,
उसकी बुद्धि हमसे आपसे ज्यादा है, मोबाइल देख रहा है, उस पे हर मोदी तरह जी की का खबरें काम आ क्या गिनाएंगे? मोदी जी का भी काम गिनाने लायक कुछ है नहीं। हम तो बहुत सारे देखे दर्शकों को, जो लोग फील्ड में गए थे रिपोर्टर, मोदी जी का भी काम गिनाने के नाम पे 370 के बाद दूसरा आदमी बोल ही नहीं पाता है बेचारा, घनघोर भाजपाई। अब अरे अभी बस हो। लाल किला पर हमला हुआ है तो लोग बोल रहे हैं एजेंसियां कहाँ थी, आप बोल रहे हैं कि हमने बहुत टाइट कर दिया है, तो भाई क्या हुआ, टाइट कर दिया, उधर 48 लोग मारे गए थे वो ट्रक में, कश्मीर में, इधर 8 या 12 लोग मारे गए हैं, तो क्या कर रहे हैं लोग, ये लोग भी पूछ रहे हैं, पूछेंगे ही। नहीं पूछेंगे। वक्त हो रहा है, एक एक फाइनल कमेंट, एक 30 सेकंड का कमेंट जो है बस मनीष से हम ले लें और फिर भाव से हम कंक्लूड करवाएंगे। मनीष, फाइनली जो बात राजेश्वर ने तो बहुत सारी बातें बता दी, जातीय समीकरण कैसे उलट पलट गया है, अगर वैश्य तेली कायस्थ ये सब भी छिटके हैं तब तो ये बड़ी खबर है। फिर तो ये गोदी मीडिया का जो है, जो एग्जिट पोल है, वो दो ही जगह से आया होगा, या तो हिरन भेजा होगा और या तो दूसरा कुमार भेजा होगा, इन्हीं दोनों में से कोई भेजा होगा। हम सुने थे एक दिन बताते हुए एक नेता को कि वो हिरन एक बैठा है वहां पर, वो हिरन है, चीता है कि भेड़िया है, पता नहीं क्या, तो कहीं पे कोई हिरन बैठा है, वो भेजता है मीडिया को। ये एग्जिट पोल क्या टिकेगा या इस एग्जिट पोल को टिका दिया जाएगा? आशीष, ये बात तो 14 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि 2020 का जो अनुभव है ना, वो हम भूल नहीं सकते कि जो 2020 में जो हम लोगों ने अनुभव किया, जहां पर लग रहा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन ही रहे, कोई रोक नहीं सकता, और आखिरी वक्त में कुछ सीटों पर कैसे कैसे खेल हो गए, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है, वो सार्वजनिक है, और ऐसा हो जाए तो इसमें बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। और जैसा राजेश्वर जी कह रहे थे, इसमें ये बात सच है कि कई सीटों पर से, कई वोट बैंक में, जैसे कायस्थ की है, उस वोट बैंक में इस बार सेंधमारी हुई है। सेंधमारी खासतौर पर जनसुराज में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नाराज होकर महागठबंधन को कर दिया, वो नाराज होकर जनसुराज में गए या इस तरह की हुई, जो एक मुश्त वोट पड़ता था उसमें कमी आई है बीजेपी को। अब ये इतना नुकसान बीजेपी को कर गया या एनडीए को कर गया कि उसकी सीटें घट गई, तो जो ऊपरी तौर पे आशीष अभी तक समझ में आता है कि इस बार जेडीयू अपनी संख्या को बढ़ाते हुए मुझे नजर आ रही है, और सबको नजर है, सब लोग इस बात से होंगे कि जेडीयू गेन करेगी, बीजेपी लूज करेगी। ये राजेश्वर जी भी कह रहे हैं। एलजेपी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एलजेपी डबल डिजिट तो बहुत दूर की बात है, डबल डिजिट की आधे तक भी आ जाए तो ये हम कह सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा, और सबकी क्लास लगेगी 14 नवंबर के बाद। जीतन राम मांझी भी कमोबेश उस स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन उनको मान के चलिए कि उनको भी नुकसान हो सकता है। मुझे तो उनकी समधन विधानसभा जाते हुए अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। और जो गेन कर रहा है वो गेन कर रहा है एनडीए में सिर्फ जेडीयू, इस बात का ख्याल रखिएगा। बीजेपी कितना नुकसान कर रही है, आरजेडी भी अपनी स्थिति 2020 के आसपास रखने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। क्या कांग्रेस ने 2020 दोहराया है, या कांग्रेस उससे नीचे गई है, या कांग्रेस उससे ऊपर गई है? जो कांग्रेस की वजह से जो महागठबंधन को नुकसान होगा, उसकी भरपाई क्या मुकेश सहनी और जो है वो कर पाएंगे? ये बड़ी बात है। अगर मुकेश सहनी अपनी संख्या को 2, 4, 5 विधायक तक ले जाते हैं तो समझिए कि जो कांग्रेस से कमी होगी वो भरपाई होगी, और हम सबको अगर मिला लेते हैं तो मुझे ये बात लगती है कि 10 सीटों के आसपास ही अंतर होगा महागठबंधन और एनडीए में। अगर उन 10 सीटों पर चुनाव आयोग का क्या निष्कर्ष निकलेगा, 2020 की तरह निकलेगा या क्या निकलेगा, अभी 14 तारीख को पता चलेगा। भाव आखिर 30 सेकंड में कंक्लूड करना है, बस सवाल मेरा बहुत पिन पॉइंटेड है कि ये दो, बस भाव, बस पिन पॉइंटेड सवाल ये है कि ये दो हमारे साथ पत्रकार साथी हमारे बैठे हैं, दोनों हमारे बड़े मतलब करीबी हैं, और दोनों को हम बहुत करीब से पत्रकारिता में देख रहे हैं। मनीष को तो हम बहुत ही समझ देख रहे हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन मनीष की बात पर थम्स अप कर रहे थे राजेश्वर भाई जो कह रहे थे वही बात मनीष ने भी कही, दोनों एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं है।
ये जनता के नब्ज बीच में, जनता के बीच में कौन क्या बोल रहा है वो सब एक एक, जैसे होता ना कि हम चलते फिरते बात कर रहे हैं, वो सब बात राजेश्वर जायसवाल जी ने बताई। ये सैंपल किसका लेके आए हैं? सब जो दिखा रहे हैं टीवी पे, ये सैंपल दिखाए नहीं गए, ये डिजाइन किया हुआ एग्जिट पोल है। हाँ। और इस डिजाइन के अनुसार अब नतीजे निकालने हैं। अब नतीजे कैसे निकलते हैं, क्या डकैती होती है, हम कह रहे कि पहले फेज में बहुत अच्छा किया, लेकिन पहले फेज में कितनी सीटों पे सीसीटीवी बंद हो गए, सारे सीटों का आपको रिकॉर्ड रखना होगा। वहां सीटों पे जीता हुआ उम्मीदवार हार जाए तो आप क्या करेंगे? पिछली बार भी मनीष ने जैसा कहा कि 6, 7, 8 सीटों पे क्या कैसे जीत गए उम्मीदवार, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। यदि इस बार 10 का ही गैप रहा तो 10-20 सीटों पे हारे हुए उम्मीदवार को भी सर्टिफिकेट देने में क्या है? कौन रोक सकता है, मुझे बताइए आप। हम और आप कार्यक्रम ही कर सकते हैं और उम्मीदवार कोर्ट जा सकता है और कोर्ट में 10-12 साल पे बाद आएगा कि ये जीते हुए थे। क्या फर्क पड़ता है उससे, जब इलीगल सरकार महाराष्ट्र की 2.5 साल राज कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय ने बोलने के बाद भी। तो अभी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का है, मतलब ये विपक्षी दलों का है कि ये वो चोरी आखिरी तक लड़े, या तो सर्टिफिकेट लेने तक की लड़ाई है। मात्र आप वोटिंग खत्म हो गया करके रात को सो नहीं सकते चादर लेके। आज से तो संघर्ष शुरू हुआ है, अभी तक तो आमने सामने की लड़ाई है। अभी डकैती को रोकना है। इन डकैतों की कैसे रोकोगे? जो डकैतियां पहले फेज में हो गई, रात को सीसीटीवी बंद करके वीवीपैट फेंका गया बाहर, जो पर्चियां मिली है, ये डकैती है और क्या है? और कौन कर रहा है डकैती? डकैती कर रहा है कि करवा रहा है? क्योंकि यदि मालिक को हम बता दें कि तुम्हारे यहां डकैती हो रही है और वो हंस के टाल दे तो समझ लेना वही करवा रहा है। चलिए खैर इजाजत दीजिए अभी। धन्यवाद राजेश्वर भाई, धन्यवाद मनीष जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ग्राउंड पर इतना इंफॉर्मेशन जुटाते हैं और न्यूज लॉन्चर के दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हाँ राजेश्वर कुछ बोल रहे हैं, बोलिए फटाफट। हाँ 6 बड़े बड़े पंचायत हैं शहर के अगल बगल के, जो मेरे 5-6 पंचायत हैं जिसमें 6,000 5,000 से ज्यादा वोट है। वहां मैंने सबसे पूछा है, जो बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं, कि क्या आपके यहाँ कोई एग्जिट पोल का आया था? मैंने पूछा है इस बात को, उन्होंने मना किया है। उसमें कुछ लोग ऐसा है जो मेयर का चुनाव भी लड़ चुके हैं, हमारे यहाँ गिरी जी हैं, बहुत फेमस है, उनसे भी मैंने पूछा है तो बोले कि नहीं आया, पिछली बार भी नहीं आया था। पता नहीं कहां से निकाल लेते हैं लोग, नहीं समझ में आया। और एक मजेदार बात बता देता हूँ, हमारे यहाँ जो मोतिहारी में वरिष्ठ आदमी खड़ा है महागठबंधन से, और मधुबन विधानसभा है वहां कुशवाहा जी खड़े हैं, तो दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को 1000 से ज्यादा लोगों ने फोन किया होगा अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, कि भाई वहां मत गड़बड़ाना, नहीं तो इधर अपना गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? मतलब वहां जो वैसे लोग हैं वो कुशवाहा जी को दे, और यहाँ जो कुशवाहा जी लोग हैं वो को दे, क्योंकि इस कारण पिछली बार 2 लोकसभा की सीटें खराब हो गई थी, एक वैसे और कुशवाहा, तो आपने याद रखा है। ये बहुत ही मजेदार चुनाव है, तो हम तो इसको निचले स्तर पर जाकर एंजॉय करते हैं। मैं किसी की पक्षधरता नहीं करता हूँ, आपको पता है, लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ कि ये कितना कॉम्प्लेक्स भी है और आनंददायक भी है। थैंक यू। आनंद बिगाड़े ना बस 14 को जो है साहेब लोग। खैर धन्यवाद आप दोनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। भाऊ भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। फिर कल चर्चा जारी रहेगी, 14 तक घमासान जारी रहेगा, और कहाँ कहाँ संघियों ने किस दिया है महागठबंधन को वोट, और कहाँ कहाँ जो है भाजपाइयों ने दिया है, सब राजेश्वर भाई निकाल के रखिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। थैंक यू।